अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिन खैर आफियत से अब तक गुजरा होगा। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान बहुत से बहरानों को फेस कर रहा है, मनमानियों को फेस कर रहा है, डेडलाइंस को फेस कर रहा है, और कहीं भी किसी सूरत भी ये जो ऊंट है ना, करवट उसकी किस तरह से बैठती है वो नज़र नहीं आ रही है। और अभी तक हम यही इसी उम्मीद पर हैं कि शायद उम्मीद जो है हमारी बंधी हुई, जो जमहूरियत को कहते हैं हम, वो उसके साथ इंटरलिंक जो है वो रहे, और हम जो हैं कहीं हमारा ये जो सूरज है तुलू होता हुआ हमें नज़र आ जाए। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर, और हमेशा से हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। काशिफ साहब, मैं ना थोड़ा सा ना आपने हमेशा से मुझे समझाया कि नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन नाउमीदी वाली बात नहीं है कि मैं तो वो कहते हैं ना जो दो हाथ खड़े कर चुकी हुई उन लोगों के, कहाँ से अपने मुफाद के लिए लोग तरीके निकाल लेते हैं। बड़ी अच्छी है। देखिए आपने ये बात की, सिर्फ ये अपना मफाद नहीं है, वसी तर मफाद है, और इसमें माली मफादात जो हैं वो अरबों खरबों के हैं जी। उसके लिए पूरी कौम को जो है, पूरे अवाम को जो है ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। और इसकी हम मिसाल आज देख रहे हैं कि एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अहकामात को जूते की नोक पे रखा गया है। वो मैं भी शेयर करती हूँ, मैं अभी जनरल बात करी थी आपसे। पार्लियामेंट को भी आपने देखा ना, कुछ भी समझ नहीं आ रही है, सब एक ही पेज पर अपनी मतलब बेतौकीरी की एक आला मुकाम जिसे कहते हैं ना, उस मुकाम पर, और सबको ये भी एहसास नहीं है हम रियासत है एक, और उसके अंदर ये ओबीडियंसी जो होती है वो हर हाल में दिखानी होती है। आप आइन को रोंद कर आगे नहीं चल सकते, कल को आने वाले आप क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं। खैर नाज़रीन, आपको बताते चलें कि टॉप स्टोरीज क्या हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हवाले से आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने की ये दूसरी डेडलाइन थी, वो भी ख़त्म हो गई है। वल्लाही किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, और आपको जब पता भी है कि आपके अंदर तौहीन अदालत भी लग जाएगी, आपको पता है कि आप इस तरह के जो हरकत कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सज़ा भी हो सकती है, नाअहली भी हो सकती है, आप क्या बीच के रास्ते निकाल के आप इसमें से बचने की कोशिशें कर रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है। उसके बाद आपको बताते चलें कि वफाक का पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपये फंड जारी करने से इनकार सामने आ गया। उन्होंने कहा जी नहीं जी, कोई हाल नहीं है, कुछ नहीं करना, हमने देने ही नहीं है। अच्छा, उनके हवाले से वज़ीर ख़जाना की जानिब से और बहुत से वो हैं, एक वज़ीर ख़जाना है, उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है, और वो ये बताएंगे कि हम क्यों नहीं जारी कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं अब फिर सर जोड़ने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को उन्होंने इजलास बुला लिया। जनाब वाला ये ड्रामा हो रहा है, रबीबा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो इजलास हो रही है ड्रामेबाजी हो रही है। उन्होंने ये बताना है अवामी मसाइल पे इनसे बात नहीं होती है, ना कोई इक़दाम होते हैं। अवाम को लाइनों में खड़ा करके आटा दे के 30-35 लोगों को मार दिया, और ये इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जी इलेक्शन से अवॉइड कैसे किया जाए। इलेक्शन से अवॉइड करने के बाद अब देखें सर जोड़ेंगे, बैठ के बताएंगे कि किस तरीके से फंड जारी ना करने की क्या सूरत बन सकती है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। इन सारी बातों में मेरे ख्याल से हम शामिल गुफ्तगू लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बिलास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मज़हर भाई, फंड तो जारी नहीं हुए, कल का दिन गुजर गया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो आज फिर इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास बुला रहे हैं। ये रोज अहम इजलास किस मकसद के लिए बुलाते हैं? सर सियासी सूरत हाल को देखने के लिए, ना देने के लिए अहम इजलास बुलाए जाते हैं, और रोज नया बहाना, नई तावील घड़ी जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बहानेबाजियों का वक्त जो है वो खत्म हो गया, और अब ज़ाहिर है कोर्ट को फैसला करना है। तो मुझे दो शख्सियत ऐसी लगती हैं जिन पर तौहीन अदालत लगने वाली है। वो कौन कौन सी हैं जी? एक जो गवर्नर है स्टेट बैंक के, जो कि ऑर्डर दिया था कि भाई आप पैसे उनको डिलीवर करें, तो उन्होंने एक बहाना बना लिया कि जी पैसे तो हमने रखे हैं, लेकिन हमें वजारत खजाना ऑर्डर करती। वजारत खजाना ने कहा कि जनाब वाला हमें कायमा कमेटी ने रोक रखा है, कायमा कमेटी कहती है हमें पार्लियामेंट में रोक रखा है। अच्छा, ये जो बहाने हैं ना, सब एक दूसरे का शोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट तो हुकूमत नहीं है जी, कायमा कमेटी हुकूमत नहीं है। अदालत ने कहा है हुकूमत को, हुकूमती एक तो स्टेट बैंक वाले को कहा
अब बात आ जाएगी हुकूमत पे, तो हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं वजीर आजम, सदर नहीं कर रहा। और पार्लिमानी निज़ाम में वजीर आजम ही सरबराह होता है ना जी। कोर्ट वजीर आजम को पूछेगी कि हाँ भाई पैसे देने हैं या नहीं, और हो सकता है उसमें कोई 1 घंटे का उनको टाइम भी दे दे सोचने समझने का। अच्छा बर्राज साहब, ऐसा आपको लगता है कि जो वजीर कानून है ये सारी गेम उनकी चलाई हुई है, आज पार्लियामेंट को, अधूरी पार्लियामेंट को जुडिशरी के सामने खड़ा करने में भी सबसे बड़ा रोल जो है वजीर कानून का है, और वजीर ख़जाना तो उनके अपनी फैमिली के बंदे हैं इसाक डार साहब, क्या इनके ऊपर भी लागू होगा? आपको नज़र आ रहा है कि जी तौहीन अदालत अगर लगती है तो, अगर लगती है तो ये तीनों भी फेस करेंगे इसको? देखिए, इससे भी बढ़कर एक तो वजीरे जो दाखिला है जी उन्होंने तो ओपनली कहा कि हम नहीं मानते, बल्कि उन्होंने तो परसों कहा कि जी 14 जो मर्जी करने 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। तो एक तरह से खुली तो इन्हें अदालत कर दी। ये जो चक्कर चला रहे हैं, सही आपने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। ये जो वजीर कानून है जी तो उनके उस्ताद कहते हैं सरदार लतीफ खोसा, ये उनके शागिर्द हैं। जी मुझे पता साहब, तो वो उस्ताद कहते हैं कि मैंने तो इसको ये चक्करबाजी नहीं सिखाई थी आइन के साथ खेलने की, ये पता नहीं कहाँ से सीखी है। तो जब सब कुछ वाक़या है, उसके बावजूद वजीर कानून पता नहीं किसके कहने पर ये चक्करबाजियां कर रहे हैं। एक अधूरी पार्लियामेंट से, बड़ा खूबसूरत आपने लफ्ज बोला है, तो ये वाक़या तो अधूरी पार्लियामेंट है भाई, इसमें आप, और ये पहली दफा हो रहा है कि पैसे देने हैं हुकूमत ने। अब मसलन तनख्वाह है किसी महकमे की, वो ये असम्बली नहीं मान रही, हम तनख्वाह नहीं देते। वो भाई असम्बली का तनख्वाह से क्या ताल्लुक है? तनख्वाह का ताल्लुक हुकूमत से है। अच्छा मैं आपसे ये इसी रेफरेंस से कर रहा हूँ कि हमने भी मेरी भी आज 25 साल से ज़्यादा सहाफ़त में हो गए। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा 97 के बाद, उस वक़्त भी मेरे ख़्याल में इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो नहीं यूज़ की गई थी। गो के उस वक़्त हमला किया गया था, ख़ुद पहुंच के उसके पीछे मुहरक़ात में भी आपको याद होगा इस्लामाबाद में कि ख्वाजा आसिफ चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम से निकल के उन्होंने लोगों को बुलाया था। आज भी वही लोग हैं, लेकिन जिस किस्म की डिफाइंस आजकल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आजकल हो रही है, वो तो हमने माजी में नहीं देखी। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मोहतरम जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से काम नहीं ले रहे हैं? मैं कहता हूँ इंतहाई बर्दाश्त से काम ले रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब को जितनी भी दाद देनी चाहिए कम है कि उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया, उन्हें गालियां तक दी गई, उनके साथ हवाले से बदतमीजियां हुई, बदतहजीबियां हुई, लेकिन वो बर्दाश्त किए हुए हैं। और वो वही बात करते हैं जो आईने पाकिस्तान करता है, जो कानून करता है। मजहर बल्ला साहब, एक और मस्का खेज किस्म की करारदाद जो है वो अधूरी पार्लियामेंट में बार बार लिखता भी हूँ, आपको पता है, कहता भी हूँ कि अधूरी पार्लियामेंट है। उसमें से डैम फंड को उन्होंने कहा जी कि इसको, ये फंड जो है डैम फंड, एक तो इसमें से साकिब निसार साहब का नाम निकाला जाए, और दूसरा इसको कौमी ख़जाने में, इसमें जितने भी अरब रुपया पड़े हैं वो कौमी ख़जाने में जमा कराए जाएँ। बड़ी अच्छी बात है जी। ये तो वक्त ने सब कुछ सीधा करने का शायद फैसला कर लिया। अभी जो लग रहा है ना पाकिस्तान के लोगों को कि हालात गड़बड़ पे है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात सीधे होने वाले हैं, सीधे होने वाले हैं। ऐसी चीजें ले आए हैं। पहले आपको याद होगा ये तोशा खाना में ले आए एक घड़ी पे, तो फिर इनकी अपनी गाड़ियां भी निकल आई। अब जो 1990 से 2000 के दरमियान जो चीजें निकली हैं, और उससे पहले ये अब इन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया है कि जनाब वो तो रिकॉर्ड ही गायब हो गया। तो मजहर बल्ला साहब, मुझे हमें स्टूडियो से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आप हमारे साथ, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक।
वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बलहास, और उनके साथ एक क्वेश्चन रखकर हम लोग ब्रेक पर गए थे, वो ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो हम कंटिन्यू। जी मज़हर बलहास साहब, वहीं से शुरू करते हैं कि जो डैम फंड का मेखा कुछ 17 अरब रुपए के करीब है, वो भी हुकूमत अब मांग रही है। वो कह रही है कि जी हमें ये जो कौमी खजाना उसमें जमा कराया जाए, नहीं तो अदालत में भी चले गए मेरे ख्याल में। मैं अर्ज कर रहा था कि हुकूमत खुद फंसती जा रही है। अच्छा किया उन्होंने, तो मैंने अर्ज किया कि वो तोशा खाना वाला मामला ले गए थे जी जी, अब वो कोर्ट के सामने मुकर रहे हैं कि जी रिकॉर्ड गायब है, और कोर्ट ने, जस्टिस साहब ने उनको कहा है कि भाई मई के आखिरी हफ्ते तक ले आए, इतना अहम रिकॉर्ड कैसे गायब हो सकता है। अच्छा किया इन्होंने मौका फराहम कर दिया कि अब अदालतें इनको पूछ लेंगी कि वो जो कर्ज उतारो मुल्क सवारों का पैसा था वो किधर गया। अच्छा हुआ हुकूमतें इनसे अदालतें पूछ लेंगी कि जो बिजली के बिलों पे कोई एक आध ऐसी चीज लगती है जिसका पैसा वजारत खजाना को भी नहीं जाता, वो किधर चला जाता है जी। और अच्छा हुआ कि जो हमारे कुछ लोग सिक्योरिटी के नाम पे बैरून मुल्क जाते हैं, उसकी मद में जो पैसा आता है उसका भी पूछ लेंगी अदालतें। नहीं आप मतलब होपफुल हैं कि ये होगा ऐसे? नहीं, लेकिन क्योंकि इसी आप डैम फंड के हवाले से कह देना, जब इनसे मौके पर किया कि 175 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है, तो उन्होंने आगे से कहा कि रिमार्क्स आए उनकी जानिब से। आज आपको याद आया जब वो पिटीशन उस वक्त दायर करनी चाहिए थी जब कलेक्शन हो रही थी, उन्होंने तो, मैं आप कह रहे हैं कि उम्मीद है, उन्होंने तो अपनी उम्मीद की वाली बात तो है, उन्होंने उस वक्त तो पूछा है। वो बात तो ठीक कर रहे हैं मज़हर बलहास साहब, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था वो ये था बुनियादी कि पहले जो खजाना लूटा गया है, जिसने भी लूटा है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान की नैब की एजेंसियाँ भी जानती हैं, FIA भी जानता है। तो अब ये 16 अरब या 17 अरब रुपया वो भी मांग रहे हैं। कल को ये 17 अरब कहाँ जाएगा? ये तो यकीन हो गया कि 5 साल पहले जो पैसे जमा किए थे साकिब निसार साहब ने, वो आज भी किसी अकाउंट में पड़े हैं जी। उनके साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई है। हाँ। तो ये 17 अरब भी इनकी नजर उसके ऊपर भी है। मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि अब जो वॉल्यूम 10 नहीं खुला था उस वक्त, वो भी खुल जाएगा। काश आप पाकिस्तान को तो हिसाब में बात होगा जी। अच्छा पता चलेगा किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसने कहाँ पैसे भिजवाए, किसके अपार्टमेंट, किसकी जायदादें कैसे कैसे बन गई। इनकी इतनी जायदादें हैं कि यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में इतनी जायदादें इनकी नहीं है जितनी बाहर है। जी जी, तो पता चल जाएगा। मज़हर भाई, आप जब भी आते हैं तो ब्रेकिंग भी देते हैं, होप भी देते हैं, लेकिन मेरा अपना जो है ख्याल है वो ये है कि लम्हा लम्हा बीत रहा है पाकिस्तान की कौम का, और बड़ी मुश्किल में बीत रहा है। और मैं मतलब आपसे कोई ऐसी को ब्रेकिंग दें कि ये जो आप खुशखबरी हमें सुनाते हैं या अभी सुना रहे हैं कि हिसाब बेबाक होने के वक्त आ गया है, ये कितना दूर है? क्या हम देखेंगे? बिल्कुल आप देखेंगे, और हम सब देखेंगे। और पहली तो अभी जो मामला कोर्ट में है, पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान के लोगों को मायूस नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। साहब कौम को मायूस नहीं करेंगे। वन लाइन आंसर दे दीजिए। वजीर आजम समेत वज़रा के ऊपर और गवर्नर स्टेट बैंक पे तौहीन अदालत लगने जा रही है जी। वजीर आजम पर तो लगने जा रही है और गवर्नर स्टेट बैंक पर, और एक प्लान है। नहीं जी, मैं आपको एक और प्लान बताऊंगा आपका। एक प्लान बना हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पहले कश्मीर में हुकूमत हासिल की जाए, फिर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बनाया जाए, और जो ही शहबाज शरीफ नाअहल हूँ तो फिर आसिफ अली जरदारी की सूरत में वजीर आजम का उम्मीदवार पेश कर दिया जाए। तो इतना वक्त है इनके पास जी। और आसिफ अली जरदारी जो है वो वजीर आजम बन के फिर वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। वो अपना नाम सिर्फ लिखवा लेंगे कि मैं वजीर आजम रहा 2-4 दिन,
तो उसके बाद वो कहेंगे कि देखे मैं तो मुज़ाकरात का आपको नहीं लगता पीपल्स पार्टी काफी देर से इन चीजों की ग्राउंड्स बना रही है? वो बना रही है, उनको दादे उनके ऊपर दस्ते शफकत भी नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। थैंक यू वेरी मच मज़हब, आपने एक ब्रेकिंग दे दी हमें। अच्छा नहीं, वो फंड्स के हवाले से बात करते हुए मुझे तो बिल्कुल मुनासिब उनके रिमार्क्स लगे। उनकी जानिब से कहा गया कि भाई आपको इतराज़ किस बात के, इतराज़ होना चाहिए तो स्टेट बैंक को हो। आपने उस वक्त क्यों, जब कलेक्शन हुई तब तो पिटिशन दायर नहीं की, अब आपको पिटिशन दायर याद आगे करनी। ये जो ऐसी महाजराई की कैफियत होती है ना, जो हमने अपनी, जो मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है, जो मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली, ऐसी सूरत हाल का सामना कभी भी नहीं रहा है। क्योंकि एक टोला जो है वो इक़्तिदार पर काबिज है और वो अब चाह रहा है कि वो उसका तसल्लुत जो है इक़्तिदार के ऊपर वो कायम रहे, वो और दूसरा कोई ना आए, और बाय हुक और बाय क्रुक जिसे आप कहते हैं, वो जिस दिन मेरे ख्याल में पता नहीं किसने वर्ड यूज़ किया था कि उन्होंने कहा था आई एम सॉरी कि आई एम यूजिंग वर्ड के बदमाशी के साथ। लेकिन बदमाशी तो अवाम के साथ तो होती रही 76 साल, लेकिन ये पहला वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसी एपेक्स कोर्ट के साथ बदमाशी हो रही है। उनके जो ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जो बाइंडिंग है पाकिस्तान के हर इदारे, हर फर्द के ऊपर और हर जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उनकी भी जो है डिफाइंस बहुत बुरी तरह हो रही है, बल्कि उनकी इंसल्ट हो रही है, उनको जूते की नोक पे रखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो मज़हर बर्राज साहब ने बात की है उसमें वजन नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी होने जा रही है, तौहीन अदालत भी लगने जा रही है। और मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट ही होगी, करनी तो उन्होंने अपनी है जजेस ने, ठीक है जी, इनको मिसाली सजाएं भी मिलनी चाहिए, जेलों में भेजना चाहिए। हाँ नहीं सर, जाहिर बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप ये एक्ट करेंगे आगे आने वाले वक्तों में। आप देखें ना, 70-80 अरब रुपया इन्होंने, जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, अधूरी असम्बली के, उनको इन्होंने डेवलपमेंट फंड के नाम पे दिए हैं। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट को चिढ़ाने के लिए इन्होंने कल जो है बहुत सारे डेवलपमेंट फंड जो है जारी किए हैं, जो 2 अरब उसको, 3 अरब उस मद में, उस मद में। और उसके बाद आप देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ लाहौर में डेवलपमेंट के जो काम है उनका मुआयना कर रहा है, वेयर उसका डोमेन नहीं है, और निगरान वज़ीर आला जो है उसके ऊपर बाइंडिंग है कि वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी ना करे, ना वो इफ्तिताह कर सकता है किसी प्रोजेक्ट का, ना कोई नया तरक्याती मनसूबा वो शुरू कर सकता है। लेकिन ये हो क्या रहा है इस पाकिस्तान में? मैं वही बात कर रही हूँ ना कि देखिए, मेरी बात सुने, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे इंतहाई अफसोस और दुख से कहना पड़ता है नाजरीन कि हम लोग जिस पोजीशन पर आकर यहाँ बैठे हैं ना, उस वक्त इतने बेवकूफ़ लोग नहीं थे जो इक़्तिदार में भी थे, जो अपोजिशन में भी थे, और जो कि एक रियासत को चलाने के लिए उम्मीदवार होते हैं, सियासी लोग हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। इतने बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अपनी अहमकाना पॉलिसीज़, अपनी अना को बीच में रखते हुए उन्होंने किया। बड़ी देर आप इनको थोड़ी लिवरेज दे रही हैं। देखिए, अहमकाना पॉलिसी नहीं, किसकी बात कर रही हैं? मैं सभी की बात कर रही हूँ। और वो मैं क्या बात किस लिए करी मैं बताती हूँ। मैं कहती हूँ बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अब आपको याद आया कि आप लोगों ने मुज़ाकरात करने हैं, अब आपको ये बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है एक दूसरे के साथ। हम एक स्टेज पर बैठे, जब आपको पता था कि डे 1 से कि आप लोग जब तक एक टेबल पर नहीं बैठेंगे तब तक आप लोग आपस में इसको आगे नहीं डेवलप कर सकेंगे। मुझे इफ यू अलाउ मी, मैं ये बताना चाह रही हूँ, मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, मैं आज आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ। ये मुज़ाकरात जो बेल है, जो नहीं चढ़ेगी, क्या कहती है उसको, ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये मुज़ाकरात का जो मोटिव है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसकी डिफाइंस की जाए, 14 मई से डेट बढ़ा के आगे लेके जाई जाए। हालांकि अगर आप देखें ना, इमरान खान को हम कसूरवार ठहरा सकते हैं कि जी उन्होंने अर्ली असम्बली तोड़ दी, उसके बाद तो देखें वो भी आईनी काम था, उसके बाद बाइंडिंग हो गई। आप जब सब उसके ऊपर डंडे लेके चढ़ गए तो आप अपनी जो कौमी असम्बली है उसको पीछे ले आए, ठीक है ना। आप जुलाई में ले गए, हम जुलाई में तोड़ देते हैं। पहले ही बताया ना कि सब अपनी मनमानियां, अनापरस्ती के बीच में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं ब्रेक पे जाना, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं आपको, अभी होल्ड कर लेंगे बात को, जरा हम आके करके ये बात जो उन्होंने बतानी है। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताते चलें कि कुछ केसेस की समाअत भी हुई है जिनके हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इमरान खान का अपने 121 मुकदमात में के अखराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, उन्होंने कहा कि जल्दी कर दें, 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया हुआ है। और मुझे ईद के बाद जमान पार्क में जो उन्होंने ऑपरेशन दोबारा करना उसका भी खदशा है, तो इस ईद के दिनों में
ईद के दिनों में ईद के दिन में कह रहा है ना, ईद के बाद भी वही बात करें कि ईद के बाद शायद वो आ जाएं। खैर उन्होंने कहा है कि वो इस वजह से उन्होंने ये रुजू किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस की भी जारी और सारी है और इमरान खान आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सकते। वकील पीटीआई ने आपने बड़ी जबरदस्त बात की तौहीन इलेक्शन। हाँ जी, और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन डेली पे एग्जैक्टली वो किसी होलसेल के हिसाब से हो रही है। हर वजीर उठता है, हर मशीर उठता है और हर उनका कारकुन जो जिसको पहले 5 साल क्या नाम है उसका तलाल चौधरी जिसको तंजीम साजी में मार भी पड़ी थी फैसलाबाद में, ठीक है जी, वो भी उठता है जिसको 5 साल तौहीन अदालत पर डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब वो फिर मतलब मेरे ख्याल में क्वालिफाई कर गए हैं और फिर डिस्क्वालीफाई होंगे। जिस किस्म की लैंग्वेज जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोली जा रही है, तो ये मुझे मजाक लगता है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो तौहीन अदालत इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर की, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन कर रहे हैं वो खुलेआम है। उनके लिए स्क्रीनें भी चैनल्स की खुली हैं, उनके लिए जलसे जुलूस भी खुले हैं। तो ये मामला जो है बड़े गलत हैं। अच्छा, ख्वाजा तारिक रहीम साबिक गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी ख्वाजा साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी आपकी आवाज नहीं अभी इतनी आ रही। जी आपको आवाज अब आ रही है जी? अच्छा, जैसे ही राब्ता बहाल होगा उनसे बात करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, बर्फ पिघलने के हवाले से हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात के हवाले से बात करना चाह रही थी, मेरी बात सुने। लेकिन आपका ये मौक़िफ़ मैं नाज़रीन तक भी पहुँचाऊंगी, खुद भी मैं जानना चाहूँगी कि ये बताएं कि इससे पहले जो बात हुई थी, मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। ख्वाजा साहब आपकी आवाज़ आ रही है? एक मिनट जी, बहाल हो गया जी ख्वाजा साहब आवाज़ आ रही है? अच्छा, जैसे राब्ता बहाल होगा हमसे भी बात करेंगे। मैं आपसे पहले बात करती हूँ। देखिए कहीं ना कहीं राना सनाउल्लाह ने ये बात कही है कि बहरान से निकलने का तरीका जो होता है, मुल्की बहरान से जो भी निकलता है वो मुज़ाकरात का होता है। सर आपको नहीं लगता कि इनकी जानिब से पहले कह दिया गया था इत्तेहादी लोग कि वो पीटीआई के साथ करना चाहते थे, लेकिन उनका मुनासिब रवैया नहीं था जिसके बारे में वो नहीं। अच्छा, मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी भी बताता हूँ। आपकी बात में आप सब ठीक कह रही हैं, लेकिन 25 मई को जो यहाँ पे एक ड्रामा लगा था, जिस तरीके से अवाम के ऊपर शेलिंग की गई, जो अवाम के ऊपर तशद्दुद किया गया, आपको पता है? नहीं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, ठीक है जी। उससे 2 दिन पहले भी मुज़ाकरात हुए थे। उसमें जो है हुकूमत ने डिसाइड कर लिया था कि हम रिज़ाइन करेंगे, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया 25 मई को, वो जो है पूरी दुनिया ने उसके ऊपर थू थू भी किया और अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाया इसी गवर्नमेंट ने, इसी रजीम चेंज गवर्नमेंट ने। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुज़ाकरात मुझे कामयाब इसलिए भी नहीं होते नजर आ रहे क्योंकि इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो गंदा है। और फिर 3 दिन पहले सुन लीजिए, 3 दिन पहले जो बयान दिया है राना सनाउल्लाह ने कि जी जो मर्जी कर लें आप, 14 मई को इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, नहीं होंगे। आप, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी तौहीन अदालत की नहीं हो सकती है। और इसमें एक थ्रेट है, एक धमकी है ऑपोजिशन के लिए भी, जो मेन ऑपोजिशन है वो तहरीक इंसाफ है, और जजेस के लिए भी। अच्छा सर, आप ये भी बता रहे थे ना कि कौमी असम्बली ने कहा था कि आप असम्बली तोड़े तो हम कौमी असम्बली भी तोड़ेंगे। उसको हाँ, वो जाहिर है कि ये मरियम नवाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और इवन जो आपके वो जाली अरस्तू हैं नारोवाल वाले, एहसन इकबाल साहब। सर मेरी बात सुने ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, हमारा राब्ता बहाल हुआ है। ख्वाजा साहब आवाज आ रही है आपको? जी आज अब आ रही है आवाज। जी ख्वाजा साहब कैसे देखते हैं, कल का दिन गुजर गया और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है डिफाई किया गया और स्टेट बैंक ने फंड्स नहीं दिए, उन्होंने कहा जी कायमा कमेटी ने इनकार कर दिया कौमी असम्बली की। दूसरी डेडलाइन भी खत्म हुई है। बात सुने, बात ये है कि जो कंटेम्प्ट का लॉ है वो बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बड़े क्लियर है। हम किसी वक्त भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पे बैठेगी और वो इस पे डिलिब्रेशन करके जो उन्होंने एक्शन लेना होगा वो लेगा। इस ज़मन में आपको कंटेम्प्ट लॉ पे बहुत से केसेस हैं। आपको शाह यूसुफ रज़ा गिलानी का केस याद होगा, जी। आपको और भी केसेस 3-4 हैं जिस पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप वायलेशन करेंगे तो एग्जीक्यूटिव को किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको वो वायलेट करे। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होती हैं उनकी जो सैंक्टिटी है और उनकी जो इन्फोर्सबिलिटी है वो आइन के तहत आर्टिकल 190 के तहत होती है।
पार्लियामेंट का ये कहना जी कि हम पैसे रिलीज नहीं करेंगे, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। और अगर ये एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से लड़ाने की कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी और की तरफ से। ख्वाहिश साहब, ये मेरा यही सवाल था आपसे कि आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हेड ऑन एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया और ये जो है हेजेमनी दिखाने की कोशिश हो रही है पार्लियामेंट को। मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, मगर देखिए पार्लियामेंट को शक के बीच में ले आए, मगर जो ऑर्डर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को ने इसको स्टेट बैंक को, और जो ऑर्डर होंगे टू इलेक्शन कमीशन, वो वैलिड रहेंगे। पार्लियामेंट उनको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट टेक्निकल पॉइंट कर सकती है, मगर वो उनको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पावर एक्सरसाइज करे कंटेम्प्ट की अंडर आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑर्डर्स के तहत, तो इन लोगों का बचना बड़ा मुश्किल है। और ये आग से खेल रहे हैं और ये इस किस्म की इम्पास ना कराएं, इसके नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं और बड़े गलत हो सकते हैं। और सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन से भागा जाए। ये विल ऑफ द पीपल है, जो इलेक्शन जीते वो आ जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं कर सकते। और हम इस सिचुएशन में हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रोच करना है कि क्योंकि उन्होंने ओथ ली हुई है आइन के तहत, अब उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ख्वाहिश साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 58(2) भी जैसा इख्तियार तो नहीं रहा, तो आप जो कह रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट को भी आप लोगों ने करना है, रिज्यू करना है। जी देखिए जी, मैं वो प्रेसिडेंट साहब के पास, देखिए बात बड़ी सिंपल है। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं है 90 दिन के आगे जाने की। जी, तो प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब को डेफिनेटली डायरेक्शन दे सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रही है, और ये भी लिख सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन में कैबिनेट का भी हिस्सा है। ख्वाहिश साहब, एक लेटर लिखा भी तो था सदर साहब ने। आराम से बात सुनिए। जी। एक मुस्वा इम्पैक्ट का केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, जिसमें कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ओके। और इसमें फिर इसके जो नतायज हैं वो काफी दूर रस होंगे और काफी खतरनाक होंगे, और उसके लिए शायद इन सबको तैयार रहना चाहिए। आपकी बात से मैं ये मतलब अखज़ करूं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन तो लेगी, तो फिर कैबिनेट भी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा। जी बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लेगी तो इसके लपेट में सब आ सकते हैं। सब आ सकते हैं। मैं आपसे रोल पूछना चाह रहा था, जो वफाकी वजीर कानून है इस वक्त, आप तो खैर बहुत सीनियर ज्यूरिस्ट है, आपको तो हम ज़माने तालिब इल्मी में भी आइडियलाइज करते रहे, आपने तो बड़ी की स्लॉट्स पे काम भी किया। तो ये जो इस वक्त जो रवैया उनका है कि हर 10 मिनट के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जिसमें मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट को लताड़ रहे होते हैं। हाउ डू यू सी इट? मैं उसमें दो चीजें कहूंगा। एक अंग्रेजी का मुहावरा है, मोर लॉयल देन द किंग। वो अपनी वफादारी दिखाते हुए आइन को भी भूल गए और कानून को भी भूल गए, और दूसरी जिस डगर पे वो चल रहे हैं, आज आप देखिए जो उनकी आज उन्होंने उनके हामियों ने जो यौम सियाह मनाने की दी थी कॉल, उसका क्या हशर हुआ है। वकला बरादरी ने उस कॉल का क्या हशर किया है। जी। ये इनके लिए आई ओपनर होना चाहिए कि अवाम वकला क्या चाहते हैं, कानून की अलमबरदारी चाहते हैं, आइन की पासदारी चाहते हैं, और इस पे हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे। भाई साहब, आपने टॉप मोस्ट जो ज्यूरिस्ट थे सब 50 से ज्यादा, आपने गुज़श्ता दिनों उनको इकट्ठा भी किया, और आपने आइन की जो है पासदारी के लिए आपने कहा कि जी हम जो है एक हरावल दस्ते का काम करेंगे। लेकिन आपको ये क्या इस तौहीन में या सुप्रीम कोर्ट की जो डिफाइंस उनके ऑर्डर्स की हो रही है, उसका जो नताइज निकलने में, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त परेशान है, क्योंकि अवाम अपने हाल भी ठीक करना चाह रहे हैं और अवाम इलेक्शंस भी चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हाउ लॉन्ग इट कैन टेक। सुने, बड़ी बात बड़ी सिंपल है। पहले एक प्रिंसिपल याद रखिए, अवाम के मसाइल तो तभी हाल होंगे ना कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। राइट।
अच्छा, पोलिटिकल, यहाँ ये उल्टा हिसाब हो रहा है। जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक हालात कैसे ठीक होंगे? हम तो यहाँ पे यानी कि वो घोड़े को पीछे रखा हुआ है, कार्ड को सामने रखा हुआ है। भाई पहले इस मुल्क में आप इलेक्शन करा के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना लें, तब ही आपको आपके जो पाकिस्तानी अब्रॉड है तो वो तभी उनको कॉन्फिडेंस होगा कि वो पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं। एग्जैक्टली। अब आप खुद देख लीजिए, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है पिछले 1 साल में उस डिपॉजिट में कम से कम तो 3 से 4 बिलियन डॉलर की कमी आई है। आप जब किसी से बात करने जाते हैं तो वो हर कोई यही सोचता है कि मैं किससे बात करूं, कि क्या ये हुकूमत के पास है इतना इस चीज का मैंडेट। 2 सूबों में आपने केयरटेकर गवर्नमेंट लगाई हुई है जो कि एक दिन के बाद तो वो इलीगल हो जाएगी। भाई साहब मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि 2-4 दिन के बाद ये जो हुकूमत है, निगरान दोनों खत्म होने जा रही हैं, इनका जो लीगल जो है इस वक्त पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या होगा इनका? क्या लिंगर ऑन कर सकते हैं 90 डेज के बाद? नहीं है, हम इसके ऊपर सूटेबल स्टेप्स ले रहे हैं कि अदालतों में जाके इनके मतलब ऑर्डर लिया जाए। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब आपका। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, लिंगर ऑन नहीं कर सकती हैं? नहीं, बहरान पैदा हो जाएगा ना। 90 डेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि निगरान हुकूमत आएगी, 90 दिन में इलेक्शन कराएगी, लेकिन ये काम तो दोनों नहीं हुए, ना इलेक्शन हुए हैं ना सुन ना, क्योंकि ये तो मकसद ही इनका आने का और था। जो पंजाब के निगरान हैं ये तो बी टीम थी ना, उनका बच्चा था ये, उन्होंने जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये बी टीम थी। आप देख नहीं रही कि क्या हो रहा है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है, FIRs भी हो रही हैं, डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं। सर, आपको लगता है कि निगरान हुकूमत जाने से पहले नवाज शरीफ के कुछ आने का बंदोबस्त हो सकेगा? नहीं, वो नहीं आएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ेंगे आपको पंजाब में और KPK में, क्योंकि ये तो बदनाम हो गए, ये तो बाइस्ड हैं और इनकी जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में हमें शामिल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।